हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपका आपके चैनल बायो विद तोशी मैम हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ये आपका यूनिट 2 है, ठीक है, बायो का। अब इसमें हम देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसे कि आपको हेडिंग से समझ में आ रहा है, पहले आप हेडिंग समझा करो बेटे ना, फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैव प्रक्रम मतलब जीवन जो क्रम से चले, ऐसा जीवन जो क्रम से चले। लाइफ प्रोसेस, लाइफ को चलाने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ को चलाने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस करते हैं, क्या क्या करते हैं हम, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो आओ हम देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं सभी जीवों की कोशिकाओं में टूट फूट व उसकी मरम्मत का कार्य हर समय चलता रहता है। तो आपको पता होगा कि आप कोशिका से मिलकर बने हो, आपका जो शरीर है, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनके पास सिर्फ एक सेल होती है। एक सेल के द्वारा ही क्या होता है, उनका सारा काम होता है। जैसे क्या, पोषण करना, उत्सर्जन करना, ठीक है, जनन करना, सब उनका एक ही काम होता है। एक ही सेल से उनके सारे काम हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय के बाद बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि उनके पास बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लाखों कोशिकाओं से उनका शरीर मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो हमारे जो शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। हमारे जो बहुत सारे, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया, इन सारे कामों को करने के लिए ना डिवीजन हो गया। ठीक है, कुछ सेल डिवाइड हो गई, वो कहीं हम सिर्फ पोषण करेंगे। कुछ सेल डिवाइड हो गए, वो बोले हम सिर्फ श्वसन का काम करेंगे और हमसे कोई काम ना होगा भाई, हमसे सिर्फ श्वसन का काम हो पाएगा, हम सिर्फ श्वसन नहीं करा पाएंगे। कुछ बगावत कर लिए, बोले मैं सिर्फ उत्सर्जन करूंगा, मेरा काम सिर्फ उत्सर्जन करना है, तुम्हें जो करना है तुम करो, बट मैं सिर्फ उत्सर्जन करूंगा। ठीक है, ऐसे ही सारे सेल्स डिवाइड हो गए, अपना अलग अलग अपने दोस्तों को लेकर के चले गए कि बोले मैं, मेरा ग्रुप सिर्फ उत्सर्जन करेगा, वो बोला मेरा ग्रुप सिर्फ परिसंचरण तंत्र का काम करेगा, वो बोला कि मैं तो सिर्फ उत्सर्जन कराऊंगा। तो कुछ लड़के होते हैं ना, मैं तो सिर्फ पोषण कराऊंगी। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, मतलब थोड़ा सा आप समझ सकते हो ये। तो ऐसा ये सेल डिवीजन हो जाता है जब हम बहुकोशिकीय जीव आते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हमारे पास तो एक सेल तो है ना कि जिससे हमें काम कराना पड़े कि नहीं तुम ही पोषण करोगे, तुम ही शोषण करोगे, ऐसा कोई बर्डन तो है नहीं। अब हमारे पास तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो हमने क्या करा, डिवाइड करा दिया कि हाँ भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। तो हमने डिवीजन करा दिया। ठीक है, कार्य के आधार पे लोगों का डिवीजन हो गया, कोशिकाओं का डिवीजन हो गया। ठीक, अब कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, जैसे हम पैदा हुए हैं तो हम भी तो मरते हैं, कभी ना कभी हम मरेंगे ही। तो ऐसे ही सेल्स होते हैं, वो उनकी क्या होती है, टूट फूट होती रहती है। जो पैदा हुआ वो जाएगा, तो कुछ सेल्स मरती हैं, फिर नई सेल्स बनती हैं, फिर कुछ में टूट फूट, जैसे हम गिरते हैं तो हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं या हमें चोट लग जाती है। ऐसे ही सेल्स भी होते हैं, उनमें भी क्या होती है, टूट फूट होती रहती है आपस में। तो वो सब मरम्मत होता रहता है, नई सेल्स बनती हैं, पुरानी डिजॉल्व होती हैं। तो ऐसे ही चीज़ें हमारे शरीर में हर वक्त होता रहता है। अगर आप सो भी रहे हो, जग भी रहे हो, कुछ काम नहीं भी कर रहे हो, बेड पे लेटे हो, टीवी देख रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप रेस्ट अवस्था में हो, लेकिन आपका शरीर जो होता है वो हमेशा कार्य कर रहा होता है। वो क्या होता है, वो कभी भी आराम नहीं करता, वो हर वक्त काम करता है, आपके सेल्स को मरम्मत करता है। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके सेल्स सही रहेंगे उतने ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे। ठीक है, उतने ज़्यादा आपके शरीर पे ग्लो रहेगा, आप कोई भी काम अच्छे से कर पाओगे, आपके पास एनर्जी रहेगी। तो सेल्स का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, चलो देखो, अब टूट फूट मरम्मत का कार्य तो हमेशा चलता रहता है। यह कार्य उनके शरीर में तब भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं भी कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप सो रहे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, या अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपके हाथ पैर कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके शरीर का पार्ट क्या है, अंदर काम कर रहा है। ठीक, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो वे सभी जो कार्य मतलब सम्मिलित रूप से, जैसे कि
आपके शरीर में एक साथ पोषण भी हो, श्वसन भी हो, परिसंचरण तंत्र भी हो, उत्सर्जन तंत्र भी हो, मतलब एक साथ सारे कार्य हो रहे हों, तो उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। एक साथ आपकी बॉडी सारा काम कर ले, तो ये काम कौन कर सकता है? एक कोशिकीय कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके पास एक ही सेल है, तो एक बार में या तो वो खाना ही खा लेगा, या तो वो निकाल ही लेगा। एक बार में या तो वो क्या करेगा, श्वसन ही कर लेगा, या तो सर्जन ही कर लेगा। तो एक बार में वो सिर्फ़ एक ही काम कर सकता है, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारी सेल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे साथ जो हमारा शरीर होता है वो एक साथ सारे काम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास लाखों की संख्या में सेल्स हैं। तो उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम, जो जिसमें सम्मिलित रूप से सारे काम हो जाए, एक ही साथ श्वसन भी हो जाए, उत्सर्जन भी हो जाए और पोषण भी हो जाए, परिसंचरण तंत्र भी हो जाए, सारे काम एक साथ ही हो जाए, सम्मिलित रूप से हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक। अब देखो, पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं, इसीलिए अनुरक्षण प्रक्रम को समुचित रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो अब कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसको करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी ही। अगर आप जैसे मान लो आपने 4-5 दिन खाना नहीं खाया, ठीक है, आपने बोला मम्मी अब मैं आपसे नाराज हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आपसे मम्मी ने मान लो मम्मी पापा ने किसी ने आपको डांट दिया, अब आप गुस्से में क्या करते हो, सबसे पहले यही करते हो ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना ही छोड़ देते हो। ठीक है। अब वैसे मान लो आपने मम्मी पापा या तो फिर आपको प्यार से मना वना के किसी तरीके से खिला उला दिए, ठीक। अब मान लो आप नहीं माने, तब भी अब बोले कि मैं तो अब 4 दिन अनशन पे रहूंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा खाना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। अब 3-4 दिन के बाद तो आपकी यूं बैंड बजेगी, आपने क्या करना, आपने करा मम्मी अब तो खाना दे दो, अब तो मेरे से उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, अब तो मेरे से कुछ काम नहीं हो पा रहा, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, मुझे वीकनेस सी होने लगी है। तो आप क्या किए, आप 4 दिन खाना नहीं खाए, तो आपकी बॉडी में जो भी स्टोर था फैट, उससे तो बॉडी ने काम चलाया, लेकिन अब जब तक काम चला तब तक तो चला, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि अब बॉडी भी हार मान ली, क्योंकि अब उसके पास भी स्टोर फैट नहीं बचा हुआ है। तो फिर आपको क्या होगा, आपको बहुत वीकनेस आने लगेगी, आप बिल्कुल थकान महसूस करोगे कि अरे मुझसे अब तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पोषण नहीं लिया, खाना नहीं खाए, आपने कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं खाया जिससे आपके शरीर को पोषण मिल सके और उससे आपको ऊर्जा मिले। ठीक है। तो जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन का मतलब ये ऑक्सीजन जब आप लेते हैं और आपके शरीर को जो आपके शरीर के अंग होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो जो आप खाना खाते हो भोजन को पचाते हैं। ठीक है। और जब भोजन का पाचन होता है तो उससे आपको मिलता है ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा कैसे मिली, जो भोजन आपने खाया और जो आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब आपने लिया तो ऑक्सीजन आपके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और जब सभी कोशिकाएं ले लेती हैं आपके ऑक्सीजन को, तो वो ऑक्सीजन क्या कराते हैं, आपके जो भोजन आपने खाया था उसका पाचन होता है। तो पाचन होने के बाद ही आपको एनर्जी मिलती है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब आपने चावल खाया, रोटी खाया, तो उससे आपको क्या खाया, आपने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, दाल खाए, प्रोटीन खाया। तो ये सब कब टूटेगा, जब ऑक्सीजन आप शरीर को दोगे। ऑक्सीजन दोगे तो वही ऑक्सीजन कोशिकाएं लेती हैं, उसी से आपका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अब चेंज होने के बाद आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक। और वैसे ही जब आपने दाल खाई, प्रोटीन खाया, ठीक है। अब प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है, ठीक है। कब टूटता है, जब आप वही ऑक्सीजन देते हो। ऑक्सीजन देने के बाद क्या होता है, दाली जो आपने प्रोटीन खाई थी वो टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसी को हम कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, मतलब कि अपचयी और उपापचयी क्रियाएं। तो यही जो आप खाते हो आप बड़े बड़े टुकड़े में लेते हो, ठीक है। और शरीर उसको वैसे फॉर्म में नहीं ले पाता है जैसे हम भोजन करते हैं। तो शरीर क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक, छोटे छोटे खंडों में, सरल अणुओं में तोड़ लेता है। तो उसी को हम कहते हैं क्या, अपचयी क्रियाएं, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हमने प्रोटीन खाया, ये क्या था, ये जटिल अणु थे, अब जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ दिया, मतलब अमीनो अम्ल बन गया। अब शरीर क्या करता है, शरीर आपका अमीनो अम्ल की भाषा समझता है। उसको अमीनो अम्ल चाहिए काम करने के लिए, उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए आपको एनर्जी देने के लिए, ठीक है। जैसे आप ग्लूकोन डी पीते हो ना कि इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए आपको, ठीक है। तो वो क्या होता है, उससे तुरंत आपको एनर्जी मिलती है, उसको पाचन की जरूरत नहीं होती। अब जैसे आप दाल खाओ, चावल खाया, रोटी खाई, तो थोड़ी देर बाद आपको जब भोजन का पाचन होगा तब आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन जब आप ग्लूकोन डी पीते हो तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक।
तो जो श्वसन भोजन आदि से हम प्राप्त करते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो जब आप जो खाते हो उसको क्या करना होता है, शरीर से बाहर भी निकालना होता है। अगर आप बाहर नहीं निकालोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, वो विष बन जाता है और वो आपको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीवन का अनुरक्षण करने वाले पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि प्रक्रम समाहित किए जाते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत बेटा जीवन को चलाने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं, पोषण करना होता है, श्वसन करना होता है, परिसंचरण करना होता है, उत्सर्जन करना होता है आदि प्रक्रम समाहित किए जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको अगर जीवित रहना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जीवन को चलाने के लिए ये सब चीजें आपको ये शरीर को करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो जैव प्रक्रम क्या है, ठीक, डिटेल में देखते हैं। जीवधारियों में चाहे वह एक कोशिकीय अमीबा हो या बहुकोशिकीय मनुष्य अथवा विशालकाय वृक्ष, सभी में जीवित रहने के लिए कुछ विशेष जैव प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान सकते हैं। इनकी कुछ मुख्य जैव प्रक्रियाएं निम्नलिखित है। ठीक है। तो देखो जीवधारियों में चाहे एक कोशिकीय हो, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, चाहे एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट में बताना। तो एक कोशिकीय जीव होगा चाहे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, चाहे बहुकोशिकीय मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। तो या फिर आपके पेड़ पौधे हो गए, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए, जैसे सिकोया का पेड़ हो गया है, बहुत बड़ा होता है ना। तो इन सभी को जीवित रहने के लिए बेटा ना ये जैव प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैव प्रक्रियाएं कौन सी, पोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र, श्वसन, ये सब करना पड़ता है। ठीक है। तभी हम जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। सजीव मतलब जीवन के साथ, जीव, सा मतलब साथ में जीवन, जीव मतलब जीवन के साथ, निर्जीव मतलब ना, मतलब नहीं, जीवन मतलब नहीं, जीव जिसमें जीवन ना हो उसको निर्जीव कहते हैं, और सजीव मतलब जीवन के साथ जिसमें जीवन हो। ठीक। तो सजीव और निर्जीव में हम अंतर कैसे कर सकते हैं। क्या निर्जीव पोषण कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या जो अनिर्जीव होता है वो श्वसन करेगा, क्या वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप अभी देखो आप चेयर पे बैठे हो गए तो आप चेयर को देखो, क्या वो ऑक्सीजन ले रहा है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ भी तो लेना चाहिए, ऑक्सीजन लेना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहिए, कुछ भी तो लेना चाहिए, क्या वो ले रहा है, पूछो तो जरा ले रहा है वो। आपके पास जो बिस्तर है, जो बेड है, कुर्सी है, क्या वो ले रहा है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ना। तो हम कैसे पहचान सकते हैं क्या वो श्वसन कर रहा है, क्या वो पोषण कर रहा है। उससे पूछो आज क्या, आप जिस चेयर पे बैठे हो या जहाँ बिस्तर पे बैठे हो, आप उसको पूछो आज तुम क्या खाना पसंद करते हो आज तुम क्या खाओगे, आज तुम चाउमीन खाओगे, बर्गर खाओगे, तुम खाना खाओगे, क्या खाओगे तुम, पूछो से जरा, कुछ बताएगा वो कि तुम्हें कुछ खा सकता है वो। ठीक है। तो हम ऐसे अंतर करते हैं। उत्सर्जन कर सकता है, क्या जो आपने खाया क्या आपकी तरह वो भी पॉटी कर सकता है सुबह सुबह, पूछो जरा उससे। नहीं कर सकते ना। तो जो सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं, उनमें निर्जीवों में क्या होता है, यही सारी क्रियाएं नहीं होती हैं ना, उनमें श्वसन होता है, ना पोषण होता है, ना परिसंचरण तंत्र होता है, ना उत्सर्जन की क्रिया होती है, ना ही वह अपने समान नए जीव को पैदा कर सकते हैं, उनमें जनन की क्रिया भी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर को दिखाते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। अगर सजीव होगा तो ये सारी क्रियाएं उनमें पाई जाएंगी, अगर वह निर्जीव है तो ये सारी क्रियाएं उनमें नहीं पाई जाएंगी। ठीक है। अब देखो समस्त जीव भोजन करते हैं जिसे पोषण कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं, जैसे कि आज आपने क्या खाया होगा, दाल चावल सब्जी रोटी, किसी ने राजमा चावल खाया होगा, किसी ने छोले चावल खाया होगा, किसी ने कढ़ी चावल खाया होगा, किसी ने कुछ खाया होगा। तो मतलब मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन नहीं हूँ, इसलिए मुझे वेजिटेरियन ही मैं बता सकती हूँ नॉन वेज का। तो आप देखो आपने क्या खाया था नॉन वेज में। ठीक है। तो जो आपने खाया उसी को हम कहते हैं पोषण। ठीक। अब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सभी जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं, जिसे श्वसन कहते हैं। ठीक है। तो भोजन का ऑक्सीकरण कब होगा, जब आप ऑक्सीजन लोगे। ठीक है। आवश्यक ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, जब आप सांस लेते हो तो क्या आता है, ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, उसी को हम कहते हैं श्वसन। ठीक। तो भोजन आप श्वसन करते हैं, श्वसन के जब हम श्वसन करते हैं तभी हमारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। अब कह रहे हैं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। अभी जब आपने कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल खाया, अब उसको जो कल सुबह जाके आप निकालोगे
उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन भी बहुत तरीके से होता है, तो अभी जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगी। जैसे आपका जो पसीना निकलता है वो भी क्या उत्सर्जन होता है। पसीना भी उत्सर्जन की क्रिया तंत्र उत्सर्जन में ही आता है, उत्सर्जन के अंतर्गत ही आता है। जैसे आपने बाथरूम किया, वो भी क्या है, उसी के अंतर्गत ये आता है। यूरिन पास करना और मल पास करना, मल त्याग करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी उत्सर्जन की क्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। अपनी जाति के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहते हैं। अब जो भी सजीव है वो क्या करना चाहता है, वो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो निर्जीव तो अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है। आप कुर्सी से पूछो, क्या तुम अपने जैसे और कुर्सी पैदा कर लोगे? या आप अपने किताब से ही पूछ लो, क्या किताब है वो अपने जैसे और किताब को ला सकता है? नहीं ला सकता है ना। तो सजीव जनन की क्रिया कौन करता है? सिर्फ सजीव ही कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जब सजीव है तो हर कोई चाहता है कि हमारे वंश की वृद्धि हो। ठीक है। तो अपने वंश को हर कोई बढ़ाना चाहता है, तो उसी को हम कहते हैं जनन। ठीक है। माता पिता से जब हम संतान बनते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब आप जाओगे फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, तो आप क्या चाहते हैं, सब अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे क्या हो, उनके वंश का विस्तार हो सके। अब देखो, पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है। देखो, उपरोक्त तथा अन्य वे सभी प्रक्रियाएं जो स्वयं को जीवित रखने के लिए, अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है, उन्हें जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जो ऊपर हमने क्रियाएं पढ़ी, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र, ये सब जीवित रहने के लिए हमें करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान को भी उत्पन्न करना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस या जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है। जो हमें करना ही करना है। ठीक है। अगर हम श्वसन नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हम पोषण नहीं करेंगे फिर भी हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हम उत्सर्जन नहीं करेंगे तब भी हम जीवित नहीं रह सकते। मतलब ये सारी क्रियाएं हमें करनी ही है, तभी हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं जैव प्रक्रियाएं। अब शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी के अंतर्गत इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इन विषयों का अध्ययन कहाँ कर सकते हो? फिजियोलॉजी के अंतर्गत कर सकते हो, जिसमें आपको श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। जैसे जो डॉक्टर बनते हैं ना, जो एमबीबीएस होते हैं, जैसे मान लो अभी आपका सपना हो डॉक्टर बनने का, तो जब आप नीट क्लियर करोगे तो उसके बाद आपको फिजियोलॉजी भी पढ़ने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है। तो फिजियोलॉजी में आपकी बॉडी की पूरी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि अब आप डॉक्टर बन गए हो। तो डॉक्टर बनोगे तो आपको शरीर की चीज़ें, शरीर के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि कौन से अंग कहाँ होते हैं, कौन से अंग का क्या काम होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये फिजियोलॉजी एक पूरी बुक आती है, जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ पोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र, ये सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। फिजियोलॉजी कार्य की। ठीक। किसका किसका सपना है डॉक्टर बनने का, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताना कि कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है। जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। जैव रासायनिक क्रिया मतलब जो जिसमें आप क्या करो, मतलब रासायनिक क्रिया मतलब उसमें केमिकल भी आए और क्या हो, और बायोलॉजिकल चीज़ें भी हों, केमिकल चीज़ें भी हों, दोनों चीज़ें मिला करके जो क्रियाएं होती हैं उसी को हम कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। जैसे कि देखो, दो प्रकार की होती हैं, एक अपचयी क्रियाएं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक या उपचयी क्रियाएं। कैटाबॉलिक का मतलब देखो, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो थोड़ा सा सही लगेगा, समझ में आएगा ज़्यादा। कैटाबॉलिक मतलब कटा, मतलब कट कर देना, कट 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 कट। ठीक। ऐसे कहते हैं ना कट। आप कोई सीन करते हैं ना, मूवी बनाते तो आप देखो कहेंगे कट, तो वैसे ही कट कर दो आप, कट, किसी चीज़ को कट कर दो छोटे छोटे टुकड़ों में। तो कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसे को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं। ठीक है। तो अपचयी क्रिया मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है, इन क्रियाओं में क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक अणु, जैसे जो हमने दाल चावल सब्जी रोटी खाई, उसको हमने जो बड़े बड़े टुकड़े में खाया था, शरीर वैसे नहीं ले सकता है, तो उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको छोटे छोटे अणुओं में उसको बांट देता है, तब वो शरीर ले पाता है। ठीक है।
जैसे जटिल कार्बनिक अणु हम लेते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सब जटिल होता है और शरीर उसको तोड़ करके किसमें, ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है, वसा को वसी अम्ल में तोड़ देता है, तब वो शरीर ले पाता है, ठीक है, फिर उस फॉर्म में शरीर लेता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं अपचयी क्रिया या कैटाबॉलिक रिएक्शन। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, ठीक है, जैसे पाचन तथा श्वसन, ठीक है। तो इन पाचन और श्वसन में क्या होता है, हम जटिल कार्बनिक अणु लेते हैं और शरीर हमारा उसको तोड़ तोड़ करके सरल अणुओं में उसको क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है। तो कैटाबॉलिक समझ में, कटा मतलब कट कर दो, बड़े को छोटे में कट कर दो। इसमें क्या आएगा, पाचन और श्वसन, क्योंकि पाचन में हम जो खाते हैं दाल, चावल, सब्जी, रोटी या मीट, मछली, मांस जो भी हम खाते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में हम लेते हैं, तो शरीर हमारा उसको सरल अणु में तोड़ लेता है, जिससे उसको उपयोग करने में आसानी हो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन, इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। तो इनमें क्या होता है, अब इसका उल्टा कर लो, ठीक है, यहाँ पे जटिल था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरल कार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में हम तोड़ते हैं, ठीक है, संश्लेषण होता है। देखो, जैसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण, जब अभी मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ाऊंगी तब उसमें देखना कि कैसे हम जटिल कार्बनिक लेते हैं, सरल कार्बनिक अणु लेते हैं, जैसे कि क्या, वातावरण से ऑक्सीजन ले लिया, जड़ से क्या ले लिया हमने, जल ले लिया, ठीक है। तो और क्या, सूर्य के प्रकाश में हमने रिएक्शन कराया था तो हमारा क्या बन गया था, ग्लूकोज बन गया था ना। तो ग्लूकोज क्या होता है, जटिल कार्बनिक अणु होता है। तो सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु में जो बदल जाए उसी को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। जंतुओं में जैसे वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण, ये जो बनता है वसा, उसी को हम कहते हैं, जैसे वसीय अम्ल से क्या बन जाता है, वसा बन जाता है, तो उसी वसा को या प्रोटीन को हम कहते हैं सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु में टूट जाना, ठीक है। तो एना कैटाबॉलिक का मतलब जटिल से सरल में, क्योंकि हमको काटना क्या है, जटिल चीजों को काट के हमको सरल चीजों में लेके आना है, और उसी का उल्टा कर दो, उपचयी में, एनाबॉलिक में सरल से जटिल की तरफ हमको जाना है, ठीक है। सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु हमको बनाना है, इसमें बनाना जाता है, इसी को हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं, ठीक है बेटा। अब हम कल पोषण को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक भी कर देना और बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है बच्चों।